तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का पार्ट 2, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और अगर इसमें आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेंशन किए गए हैं, जिसमें अगर कोर कॉन्सेप्ट पकड़ के चलेंगे तो 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आते हैं तो आप ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर जाएंगे बहुत ही आराम से। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट अचानक से आया, ये सब रिपीटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए जनरली पढ़ाते टाइम इसको स्किप कर दिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम्पल से, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपके रिपीटेड रहते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट होता नहीं है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा है और नीचे रिएजेंट लिखा गया कि कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो अल्कालाइन KMnO4 की वजह बात एक ही है, साथ में हाइड्रोलिसिस तो ये सेम चीज़ हो गया। इधर सारे हाइड्रोलिसिस से सेम चीज़ है, इसमें भी हाइड्रोलिसिस है ही, बाद में CO2 एक एक्स्ट्रा आया है, तो मेजरली 2 ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, दैट इज मीन्स जो है प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड से सेम रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। क्या है, या तो आप CrO3 विथ H2SO4 ये रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग जोन्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जोन्स रिएजेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर ये रिएजेंट आपको नहीं याद आता है तो फिर ये यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करानी है आपको अल्कालाइन KMnO4 से, एंड देन सेकेंड स्टेप में आपको कराना है हाइड्रोलिसिस। इन दोनों ही रिएक्शन से चाहे आपका प्राइमरी अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो, ये दोनों ही कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका मतलब अगर आप ठीक समझ पा रहे हो तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब होता है CH2OH, बाकी इधर कुछ भी लगाओ ये होना चाहिए। जिस कार्बन से OH लगा होगा उससे केवल एक ही कार्बन होगा, मगर इसका मतलब बाकी के 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये CH2OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में, या फिर CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में। ठीक है सॉरी, तो CHO हो या CH2OH हो, ये दोनों को ही कन्वर्ट किस में कर देगा, COOH में। बाकी साइड में क्या लगा रहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इसको। रिएजेंट क्या यूज कर सकते हैं, जोन्स रिएजेंट CrO3 विथ H2SO4 या फिर अल्कालाइन KMnO4 विथ हाइड्रोलिसिस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्काइल बेंजीन से। अल्काइल बेंजीन क्या है कि बेंजीन में कार्बन की चेन लगी है। अब इसमें कमाल की बात यह है कि बेंजीन रिंग से चाहे कितनी ही बड़ी कार्बन की चेन हो, जनरली 2-3 कार्बन तक सवाल आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 4 से 5 कार्बन तक की भी अगर चेन लगी होगी बेंजीन से, चाहे वो स्ट्रेट चेन हो चाहे वो ब्रांच्ड चेन हो, किसी भी तरीके की चेन हो अल्काइल की, किससे लगी हो, बेंजीन से लगी हो, तो ये रिएक्शन करा देंगे तो पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COOH में। इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन अगर बेंजीन से क्या लगा है, बेंजीन से लगा है R, अब ये R स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच्ड भी हो सकता है। ये जो R है ये फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH में। ठीक है, एक कार्बन रहेगा तो भी COH बनाएगा, 2 कार्बन रहेगा तो भी COH बनाएगा, और 3 कार्बन 4 कार्बन रहेगा तो भी COOH ही बनाएगा, एक ही कार्बन का बनाएगा। ये ध्यान रखना है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो आपने देखी है फर्स्ट टाइम जैसे देखी थी, अब 10वीं बार भी अगर आपके सिलेबस में आएगा तो ठीक उसी तरीके से आएगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप में एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है एंड सेकंड दैट इज लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो CO2 है तो CO2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी है। आपको पता है RMgX जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, R के ऊपर माइनस, इस पर प्लस आएगा, तो C से क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, और O से क्या लग जाएगा, MgX। इसके बाद आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये MgOHX अलग हो जाएगा, OH हो जाएगा, COOH, RCOOH क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, समझ आ रही बात कि नहीं। ये C डबल बॉन्ड O हो गया, H3O प्लस कर रहे हैं, MgX बाहर निकल गया, OH और MgX से क्या लग गया, OH लग गया, MgX। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा फिर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, आपको पता है कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई देने का कोई खास यहाँ तो मतलब नहीं है, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कैसे कराते हैं। ठीक है,
मैंने आप रिएजेंट याद रखिएगा। बाकी बाकी इधर वाले कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, मतलब सब में सेम काम ही करना है आपको, कुछ नया नहीं करना है। जैसे जैसे नाइट्राइल है सर, नाइट्राइल किसको कहते हैं? नाइट्राइल इसको कहते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन को। हाइड्रोलिसिस कर दीजिए सर, कैसा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 3 बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, 3 H इधर दे दीजिए और 3 OH इधर दे दीजिए, जिसमें से आपके 2 OH सर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डबल बॉन्ड O में, और एक OH एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। बाकी इधर क्या लगा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अमाइड की बात करूँ तो अमाइड क्या है सर? C डबल बॉन्ड O NH2, इसका मतलब यही चीज़ है, 2 बॉन्ड पहले ही टूटा हुआ है, सिर्फ एक बार करना है। और एक बार हाइड्रोलिसिस करूँगा तो ये बॉन्ड तोड़ूंगा, इधर H दूंगा और इधर क्या दूंगा? OH, तो फिर से यही सेम चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एस्टर। अब देखिए सारे आसान हैं, कोई इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास जिसको मैं आपको ऐसे डिटेल में समझाऊं, ठीक है। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर OR होता है। अब ये वाला बॉन्ड आपको तोड़ देना है, ठीक है। जैसे तोड़ोगे इधर माइनस, इधर प्लस, प्लस को दो OH और माइनस क्या दो H, सेम चीज़ RCOOH बन जाएगा और ROH बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे एस्टर में बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल बनता है, ठीक है। लास्ट है हमारा असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। बस आपको पता है इसमें क्या याद रखना है? अगर आप ठीक से समझो तो बस आपको याद रखना है कि नाइट्राइल होता क्या है, अमाइड क्या होता है, एस्टर क्या होता है, असाइल हैलाइड क्या होता है, या इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, या एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। बस अब ये पता होने चाहिए आपको। अगर ये आपको पता है तो बाकी काम आपको पता है, बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। जैसे एसिड हैलाइड क्या होता है, मैं मेन फंक्शनल ग्रुप बस बना रहा हूँ, ठीक है। इधर क्या लग रहा है उसको छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ X, ठीक है। इसको कहूँगा एसिड हैलाइड। एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलूँगा? एसिड एनहाइड्राइड इसको बोलूँगा। अब इधर इसका अपना R लगा होगा, इधर इसका अपना R लगा होगा, जो भी एसिड रहा होगा, है कि नहीं। अब आपको इन दोनों का ही क्या करना है? हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, सेम इधर माइनस इधर प्लस, तब होता है यहाँ OH देंगे तो RCOOH बन जाएगा, यहाँ पे HX हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको होता है इन दोनों में से कोई सा भी बॉन्ड क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, या तो ऊपर वाला तोड़ो या तो नीचे वाला तोड़ो। मैंने ऊपर वाला तोड़ा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको देंगे OH, इसको देंगे H। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले को OH देंगे तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और इस वाले को H देंगे तो ये भी क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। तो ये था हमारा रिवीजन किसका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जिसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, नाम है एसिड तो एसिडिक नेचर तो होगा ही। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड हो उसका एसिडिक नेचर चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कुछ रिएक्शन होती है। तो अगर भी कोई भी कंपाउंड या कोई भी स्पीसीज का नेचर अगर एसिडिक होगा तो वो इन रिएक्शन को देगा, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड होने की वजह से कौन कौन सी रिएक्शन देता है? तो एक तो रिएक्शन देता है आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन RCOOH। एक तो ये दे देता है रिएक्शन विथ मेटल, दूसरा दे देता है रिएक्शन विथ बेस, और तीसरा दे देता है रिएक्शन विथ कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, और जिसमें फेमस ज़्यादा कौन होता है? बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एज यूजुअल एसिड की तरह अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट में अनायन कहाँ से आता है? एसिड से आता है, तो ये अनायन होगा। बाकी कैटायन कौन होगा? तो जो मेटल यहाँ पे लेंगे वो कैटायन बन जाएगा, ठीक है। जो मेटल यहाँ पे लेंगे यहाँ पे वो कैटायन बन जाएगा। तो एक तो कॉमन चीज़ सॉल्ट सब में बननी है, और सॉल्ट का अनायन हमेशा एसिड से आता है। तो ये जो एसिड है ये कार्बोक्सिलेट नाम का अनायन बनाता है। एसिड क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट नाम का अनायन। अब कैटायन कौन होगा? तो कैटायन यहाँ पे मेटल हो जाएगा, यहाँ पे बेस का जो कैटायन होगा वो कैटायन बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोनेट का कैटायन। अब ध्यान ये रखना है आपको कि जो बेस होते हैं या कार्बोनेट होते हैं या बाई कार्बोनेट होते हैं, इन सभी के कैटायन यूजुअली कौन होते हैं? मेटल होते हैं, ठीक है। तो मेटल ही कैटायन होंगे तो मतलब हर जगह यहाँ पे मेटल ही आएगा। सोडियम आएगा तो सोडियम कार्बोक्सिलेट हो जाएगा,
यहाँ पर पोटेशियम आएगा तो पोटेशियम कार्बोक्सिलेट आ जाएगा, या कोई अदर मेटल आएगा तो उसका कार्बोक्सिलेट आयन हम इसको बोलेंगे या उसका कार्बोक्सिलेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा मेटल अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, ये भी बनाएगा। बेस अगर होता है तो हाइड्रोजन की जगह क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और अगर कार्बोनेट करता है तो वाटर के साथ साथ CO2 देता है। अब स्पेशली मैं बाइकार्बोनेट को क्यों यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने सिलेबस का है। और एक तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि CO2 की वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एफरवेसेंस, है ना, एफरवेसेंस इफेक्ट। एफरवेसेंस का वही मतलब है झाग बनना। जैसे कार्बोनेटेड वाटर या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो होती है उनको अचानक से अगर हम खोलेंगे तो अच्छा खासा झाग प्रोड्यूस करते हैं, एफरवेसेंस इफेक्ट देते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो पूछा भी जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी ऐसे स्पीसीज से डिफ्रेंशिएट करना हो जो एसिड नहीं है तो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो एक टेस्ट, फेमस टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जैसे अभी जस्ट हमने पिछले सेक्शन में एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जिसमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक टेस्ट लिखा था जो था सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। टेस्ट होता क्या है, तो बेसिकली जो बेंजल्डिहाइड होता है वो नेगेटिव टेस्ट देता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है, जबकि बेंजोइक एसिड जो होता है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिससे सोल्यूशन के अंदर एफरवेसेंस क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो इससे ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि ये जो आपने सोल्यूशन लिया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है या फिर बेंजल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का है या फिर बेंजल्डिहाइड का है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने एसिडिक नेचर की वजह से ये 3 रिएक्शन शो करता है, ठीक है। इसके अलावा एसिडिक नेचर की अगर बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ और उसकी कंपैरिजन। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में भी ध्यान रखिए, बहुत डिटेल में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे और कुछ छोटे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और कोशिश करेंगे 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। तो एसिडिक नेचर में अगर मैं रूट कॉन्सेप्ट लिखूँ तो अगर ये जो COOH है इससे हम EWG को लगा देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जबकि EDG क्या कर देगा, EDG यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कीवर्ड की अगर मैं बात कर लूँ कि लिखना क्या है, तो कीवर्ड ये है कि आपको 2 एसिड दिया गया है जैसे CH3 COOH और यहाँ पर CH3 CH2 COOH। तो एक तो आप COH को कवर कर लीजिए, सेम इम्पैक्ट दोनों जगह देंगे। इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। कार्बन क्या होता है, EDG नेचर का होता है, तो 1 कार्बन कम EDG, 2 कार्बन ज़्यादा EDG, है ना। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का जो इफेक्ट है वहाँ पर ज़्यादा आएगा और यहाँ पे कम आएगा। एक तो बात समझिए, 2 कार्बन है तो बड़ा ग्रुप है तो ज़्यादा EDG वाला इफेक्ट होगा। और EDG क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग गुड एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई है, ठीक है। अब सवाल लिखेंगे कैसे, तो लिखना आपको ऐसे है कि एक तो पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपको किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है तो इसके कॉन्जुगेट बेस को हम क्या दिखाते हैं, वीक दिखाते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि जो कॉन्जुगेट बेस है ऑफ, मैं इसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ, किसको स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इसको दिखाना है। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ ए इज वीक। ए का कॉन्जुगेट बेस क्या है, वीक है या वीकर है देन बी। अब आपने इसके कॉन्जुगेट बेस को वीकर बता दिया, तो क्यों, बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट बेस है कौन, ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाएंगे, H+ हटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब अगर ये वीकर है मतलब जल्दी से बेस की तरह एक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये स्टेबल है, तो हम क्या बोल देंगे, इज अ मोर स्टेबल देन ये। बाकी तो क्वेश्चन आएगा तभी देखेंगे ना, एक जनरल बात ऐसे देख लीजिए। इसमें तीसरी चीज़ चाहे तो आप ये जोड़ सकते हैं कि ये मोर स्टेबल क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ये EDG और यहाँ पर भी दोनों EDG है। ये EDG जो है वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट जाता है। तब EDG में अब सवाल ये कि क्या लिखें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो नहीं लिखेंगे क्योंकि डोनेट तो करते नहीं है। तो बेसिकली अगर सिंगल बॉन्ड हो ना, सिंगल बॉन्ड हो, कोई कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं दिखाई दे रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट को आप +I इफेक्ट लिखिएगा। तो यहाँ पर +I इफेक्ट इस पर क्या है, कम है, तो +I इफेक्ट
ऑफ। और प्लस आई कौन लगा रहा है सर? CH3 लगा रहा है। COH को छोड़ के जो बचेगा उसी को देंगे। इसका प्लस आई क्या है? वीक है या कम है, लेस है, किसके कंपेरेटिवली? CH3 CH2 के कंपेरेटिवली। ये दो कार्बन है, इसका प्लस आई स्ट्रॉन्ग है, एक कार्बन इसका प्लस आई कम है। प्लस आई जिसका स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आई जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका एसिड क्या होगा? वीक होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखते हैं इसमें। चलिए आइए कुछ एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, अभी तो मैंने सेम बनाया है ना, हाँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया Br, तो आप किसको बढ़िया एसिड बताओगे? तो बोलोगे सर जो चीज़ें कॉमन है ना, एक तो टाइम पास कहाँ नहीं करना है, जो चीज़ें कॉमन है उस पर कोई टाइम पास नहीं करना आपको कि सर सब कुछ कंपेयर करने में लगे। देखो COH कॉमन है, ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, क्या नहीं कॉमन है सर? कॉमन ये नहीं है सर, Br और Cl, तो बस यही कंपेयर करिए, क्योंकि जो अलग इम्पैक्ट डालेंगे वो यही डालेंगे। क्या डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है? नहीं सर, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, DNP रूल चलता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस देखते हैं, देन नंबर देखते हैं, देन पावर देखते हैं। तो डिस्टेंस तो सेम नहीं है, सॉरी डिस्टेंस तो सेम है, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होता तो जो पास होता मैं उसको जिता देता, उसके इफेक्ट को मैं डोमिनेट करा देता, उसके हिसाब से मैं फिर आंसर दे देता। ठीक है, तो डिस्टेंस से बात नहीं चली। क्या नंबर भी सेम है, तब क्या देखूंगा? पावर इसका ज़्यादा है। अब कौन सा पावर ज़्यादा है? -I पावर ज़्यादा है। -I क्या करता है सर? -I एसिडिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है सर, -I एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला पावर ज़्यादा है यहाँ पे। इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी? कम होगी। एक तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए एक कुछ और एक बेसिक में बेंजीन वाले एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये लगाओ और यहाँ पे आपका ये लगाओ और यहाँ पे ना आर्थो पे लगाओ, NO2 ही लगाया ना, मैं लिखा नहीं पूरा, NO2 ही लगाया। सर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे वीक कौन होगा? पहले आप ये देख लीजिए, सबसे वीक ये होगा, क्योंकि तो कॉमन है, ये चीज़ सब में कॉमन है। किस आधार पर बताया सर? NO2 यहाँ, NO2 यहाँ, NO2 कौन सा इफेक्ट लाता है? NO2 -I और -M दोनों लाता है, मतलब EWG वाला इफेक्ट लाता है। तो EWG यहाँ भी, EWG यहाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यहाँ पे कोई बढ़ाने वाला नहीं है, वो घटाने वाला तो है ही नहीं, तो ठीक है, इसमें बढ़ाने वाले तो हैं, मगर इसका मतलब है कि ये दोनों इससे तो बढ़िया ही एसिड होंगे, ये दोनों इससे तो बढ़िया ही एसिड होंगे। ठीक है, अब इन दोनों में सवाल है कौन बढ़िया है? तो इन दोनों में ये आर्थो पे, ये पैरा पे। ध्यान रखिएगा बेंजीन या रेजोनेंस के केस में डिस्टेंस मैटर नहीं करती। ठीक है, इसका मतलब सेम ही इम्पैक्ट रहेगा सर। हाँ, मगर एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे ये है कि आर्थो पे होने की वजह से इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ से H का निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा सर। H+ रिलीज ही नहीं हो पाएगा, तो अच्छा एसिड कैसे बोलेंगे? तो इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? ये, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका ये है, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अगर अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम लोग पेपर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए फिर देख लेते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोगों का सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बेसिकली हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और वाटर को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, जिससे फाइनली हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा? अब मैं जो मेरा काम है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके काम चला लूँगा, क्योंकि कंपाउंड कोई भी रहे, इधर कुछ भी लगा रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? मेन अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें ये 2 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब ये कराने के लिए हमें एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है? यहाँ से H और नीचे से OH, या ऊपर से OH या नीचे से H, किसी भी तरीके से आप HOH निकाल दीजिए, जो O बचा है और इधर का जो C के साथ जो बॉन्ड खाली बचा है उसको आपस में क्या करिए? कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये फॉर्म होता हुआ आपको दिखाई दे देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। अब जो एसिड होता है उसी का एनहाइड्राइड होता है। जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एनहाइड्राइड है, और आपका प्रोपेनोइक एसिड है तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कहते हैं। मतलब जो एसिड होगा उसी के नाम के हिसाब से एनहाइड्राइड का नाम पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा एस्टरीफिकेशन, और एस्टरीफिकेशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लेते हैं, एक मॉलिक्यूल किसके लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के लेते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं अल्कोहल के। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम बात है, यहाँ पे सेम एसिड के प्रेजेंस में ये भी रिएक्शन होगी। यहाँ से H और यहाँ से OH इस तरीके से बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा सर? R C डबल बॉन्ड O
और इधर O, इधर क्या बचा सर R डैश, ये बन गया एस्टर। तो इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। तो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होती है जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो OH ग्रुप है इन तीनों में से किसी से भी रिएक्ट करेगा तो आपको इसी पे टारगेट करना है, चाहे ये PCl3 से करे, चाहे ये PCl5 से करे, चाहे SOCl2 से करे। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, दैट इज एसिड क्लोराइड इसको कहते हैं या असाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन तो नहीं दिखाई दे रही, इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, पास आउट करते हैं। क्यों, कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें जो कि नहीं पढ़े हो हम लोग पिछले चैप्टर में, सब पुराने ही कॉन्सेप्ट रहते हैं। इसलिए मैं पहले भी कहता हूँ अगर आपके स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे कोई खास दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन विद अमोनिया की बात करूँ तो फिर से मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। आप इस बात से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको कि मैं कोई कंपाउंड नहीं ले रहा हूँ, मेन फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ। बाकी इससे क्या लगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो फाइनली रिएक्शन हो रही है वो फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही हो रही है, ठीक है। तो ये आप लेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे सर, अमोनिया से करा देंगे। अब अमोनिया एक अच्छा लुईस बेस होने की वजह से इसका जो प्रोटॉन रिलीज होगा उसको वो एक्सेप्ट कर लेगी। इससे फॉर्मेशन क्या बना लेगी सर, यहाँ से H+ निकलेगा, ये इसको एक्सेप्ट करके NH4+ बना लेगा। और क्योंकि यहाँ से H+ निकला है तो इस पर आ जाएगा माइनस, और साथ में क्या रहेगा NH4+। इसको नाम क्या देंगे सर, NH4+ का क्या नाम होता है, अमोनियम। और COO पे माइनस आ जाए तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो इसका नाम हो जाता है अमोनियम कार्बोक्सिलेट, जिसको फाइनली अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो ये वाटर लूज कर देता है। कैसे वाटर लूज करता है, 2H यहाँ से 1 O यहाँ से, 2H यहाँ से 1 O यहाँ से, ध्यान रखिएगा 2H यहाँ से 1 O यहाँ से, तो क्या बना लेगा ये O, ये तो हो गया, यहाँ से 2H भी गया तो क्या बचा NH2। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं अमाइड। तो फाइनली फॉर्मेशन किसका होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाता है क्योंकि इसमें एक नेमिंग रिएक्शन भी आ जाता है। ये है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी मतलब हटा देना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये करने के दो तरीके होते हैं, है ना। ये देखो COOH है, इससे पीछे क्या लगा है, इससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। इसकी रिएक्शन या तो मैं किससे कराऊंगा, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ध्यान रखिएगा, सोडा मतलब कास्टिक सोडा और लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे, ये जो COOH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में। बाकी एज ए बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना था कि जो COOH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग किसी भी कंपाउंड को अगर आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो COOH की जगह क्या आ जाएगा, H। बाकी जो जैसा लगा है उसको वैसा लगे रहने दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है, और इसका दूसरा तरीका ये हो जाता है कि अगर आपके पास ऐसे इस तरीके से कंपाउंड है RCOOH, तो इसका आप करा दीजिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ पढ़ाते हैं सर, 11th क्लास में पढ़ाते हैं इसको। तो NCERT भी नहीं कहती है कि इसको लिख दें, उसमें नहीं लिखती है। हम अगर क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट है तो ध्यान रखिएगा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है क्या है सर, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता है RR। ये बिल्कुल उड्ज रिएक्शन की तरह होती है, R को डबल कर देती है। बस ध्यान ये रखना है कि COOH वाला कार्बन इसमें कंसीडर नहीं होता है। जैसे उड्ज रिएक्शन में क्या होता था कि अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होते हैं टोटल के डबल होते हैं, जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जितने कार्बन होते हैं उसमें एक कार्बन माइनस हो जाता है और जो बचता है उसमें डबल होता है। जैसे अगर मैं 3 कार्बन के अल्काइल हैलाइड का उड्ज रिएक्शन कर रहा हूँ तो मेरा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसमें 6 कार्बन होंगे, जबकि अगर मैं 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड की ये वाली दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊँ तो वहाँ पर मुझे फाइनल प्रोडक्ट में 4 कार्बन ही देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 और रिएक्शन इसमें हैं, उसको भी हम लगे हाथ यहीं पे देख के ख़त्म कर देते हैं। वो है आपका हेल-वोल्होड-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको SVJ रिएक्शन भी कहते हैं, और लास्ट आपका है रिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हेल-वोल्होड-जेलिंस्की रिएक्शन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन नंबर 5, 6, 7 था ये, तो 8th हो जाएगा, है ना, 8th हो जाएगा ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये 8 नहीं है, ये S7 है, ठीक है। तो रिएक्शन नंबर 7 है आपका HVZ रिएक्शन।
अब इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो मैं एक जनरल एग्जांपल ऐसे लेता हूँ, एनसीईआरटी भी यही लेती है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है सर, मेन फंक्शनल ग्रुप पॉलीकार्बन के पड़ोसी कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलता हूँ, और इससे अटैच जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी है सर, इसकी रिएक्शन फर्स्ट आपको एक तो करानी है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में X2 के साथ, और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस या H2O ऐड कर देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाता है सर, R। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है या अल्फा कार्बन पे लगा जो हाइड्रोजन होता है वह रिप्लेस हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है किससे, X से। तो एक H हट जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, X आ जाएगा, और बाकी एज इट इज पड़ा रहेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल-फोल्ड-जेलिंस्की रिएक्शन यानी SVZ रिएक्शन। इसके अलावा अगर मैं लास्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन नंबर 8 की बात करूँ तो वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन या जनरली रिएक्शन आप जो पढ़ते थे। अब अगर आप देखेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COH है, ये COH है, ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है, मेटा डायरेक्टिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये सब। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, मेटा पे करेगा। तो एक तो इसका नाइट्रेशन करा के देख लेते हैं हम लोग। अगर नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, साथ में क्या लेते हैं H2SO4, ये भी कैसा होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड होना चाहिए। तो NO2 कहाँ पे जाएगा सर, तो NO2 जाएगा कहाँ पे, मेटा लोकेशन पे। ठीक है, इसके अलावा इसकी रिएक्शन करा लीजिए, ब्रोमिनेशन इसका करा लीजिए, Br2 साथ में FeBr3। तो यहाँ पे Br आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, Br आपको जाता हुआ दिखाई देगा मेटा पे। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें, बहुत खास या बहुत ही कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है इसके केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हमने रिवीजन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या कहें तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने क्या किया, खत्म किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।